आपको आज ये दिखाने वाले हैं कैसे गन्ने से लेकर चीनी तक का उत्पादन होता है। शुगर मिल 24 घंटे एक्टिव रहती है 6 महीनों के लिए, जिसमें अक्टूबर की एंड से मिल शुरू होती है और अप्रैल की एंड में जाकर समाप्त होती है। चीफ इंजीनियर ने हमें बताया कि बीच में छोटे मोटे टाइम के लिए 1 से 1.5 महीने के लिए शटडाउन ले लेते हैं अगर कोई मशीनरी में फॉल्ट हो जाए। वैसे मिल 24 घंटे एक्टिव ही रहती है सीज़न की बात करें तो। बता दें आपको कि रोहतक शुगर मिल की कैपेसिटी 35,000 क्विंटल की है। इसके बाद जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो है केन अनलोडर। ट्रॉली से गन्ने को अनलोड करके मेन केन कैरियर चैन में डाला जाता है। गन्ने को अगर सीधा रूलर में डालेंगे तो हम सीधा जूस नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए उन्हें 3 हिस्सों में छोटा छोटा करके काटा जाता है ताकि मैक्सिमम जूस निकाला जा सके। सबसे पहले कटर का नाम है चॉपर, इसके बाद सेकंड का नाम है लेवलर, इसके बाद आता है फाइब्राइज़र। आपको वीडियो में एक व्यक्ति गन्ने की टेम्परेरी रस्सी को काटता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये एक्चुअल में पशुओं के लिए चारे का काम करता है, क्योंकि गन्ने के रस में इस टेम्परेरी रस्सी का कोई काम नहीं होता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मिल हाउस में। मिल हाउस का बेसिक पर्पस होता है सारे गन्ने के जूस को एक कॉमन मिल टैंक में लेना, जिसके लिए 4 स्टेप से गन्ने के फाइबर को गुजरना पड़ता है। मोस्टली जूस यानी कि तकरीबन 65 से 70% जूस मिल 1 में ही निकाला जाता है। मिल हाउस में टोटल 4 मिल होती है। हर मिल के साथ एक एक टैंक जुड़ा हुआ होता है। अप्रोक्स 200 किलो प्रेशर के साथ इसमें जूस निकाला जाता है। एक मिल से जो जूस निकलेगा वो टैंकी 1 में जाएगा। एक मिल से दूसरी मिल में कैरी करने के लिए एलिवेटर में स्पाइक्स यानी कि टीथ लगे हुए हैं। चौथी मिल जो जूस एक्सट्रैक्ट करती है वो सेकंड मिल में जाता है। तीसरी मिल जो जूस एक्सट्रैक्ट करती है वो फर्स्ट मिल में जाता है। चारों मिल के साइड में एक टैंक है जिसमें जूस जाता है। फर्स्ट और सेकंड मिल का जूस एक कॉमन कंटेनर में जाता है जिसमें 35,000 क्विंटल की कैपेसिटी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। शुगर इंडस्ट्री का एक पहलू सबसे अच्छा ये होता है कि लास्ट मिल से जो बगास जाएगी, यानी कि जो फर्स्ट मिल में फाइबर है, वो उसी का ही फ्यूल होता है। तो जैसे अब आपने वो देखा कि वहाँ पर जो फाइबर निकल कर आ रहा था एक मिल से दूसरी मिल में, उसका जो कुल मिलाकर कह सकते हैं फाइबर जो है वो ऐसे दिख रहा है, जिससे जूस जो है निकल चुका है, या गन्ने का रस कह सकते हैं वो निकल चुका है। आगे चलेंगे और आपको आगे की जो बातें हैं वो दिखाने वाले हैं। तो ये जो मिल नंबर है ये बेसिकली ये क्या है? ये इसका ड्राइविंग पैनल है। हम इसको हर एक मिल को, चारों मिलों को यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसको मैनुअली ऑपरेट करते हैं। मैनुअली ऑपरेट करके जो भी हमारा सेट पॉइंट होता है उसके अकॉर्डिंगली इसके हम आरपीएम सेट करते हैं, फिर इसको ऑटो में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बेसिकली सारा का सारा ऑपरेशन ऑटो में ही होता है हमारा। ऑटोमेटिक चलता रहता है ऑटोमेटिकली क्योंकि हम सेट पॉइंट दे के रखते हैं। अच्छा। कि 1 नंबर मिल पे क्योंकि मैक्सिमम लोड होता है तो उसके आरपीएम हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रखते हैं। ठीक है। 4 नंबर मिल पे हमें बेसिकली लोड मेंटेन करना होता है। तो क्योंकि बॉयलर को बगास चाहिए, वो एक लोड चाहिए होता है कि उतने ही लोड की बगास बॉयलर में बर्न हो पाएगी। और एक टाइम पर कितनी बगास हो सकती है? जो भी अमाउंट होता है 28 से 30% होता है। जैसे मैंने आपको बताया 35,000 क्विंटल केन इज क्रश्ड पर डे, तो उसका 28 to 30% ऑफ बगास इज जनरेटेड पर डे। हर सेक्शन का एक कंट्रोल रूम होता है, जैसे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। स्टाफ इसमें बैठकर ये चेक करते हैं कि मशीनरी कैसे वर्क करती है, कितना लोड ले रही है, कितने रेगुलेशंस पर मिनट पर गन्ना मूव कर रहा है। सर अब हम किस सेगमेंट में मौजूद हैं? ये हमारा कंट्रोल रूम पैनल है। इसके अंदर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे चारों मिल VFD ऑपरेटेड है। VFD मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। जितने भी मिल हैं उनके आरपीएम उनके लोड के हिसाब से कंट्रोल होते हैं। जैसे ही लोड बढ़ता है तो आरपीएम भी बढ़ जाते हैं, लोड अगर डिक्रीज होता है तो आरपीएम भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाते हैं। अच्छा। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव।
इसके बाद पावर हाउस के टरबाइन सेक्टर में जाते हैं, जहां ये पता लगता है कि बॉयलर ने कितनी स्टीम जनरेट करी है, जिसके बाद टरबाइन रोटेट करती है। 16 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी शुगर मिल जनरेट करता है। एक एक्स्ट्रा प्लांट लगा है शुगर मिल में, जिसकी वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी शुगर मिल ही यूज़ कर लेता है और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में दे देते हैं। 16 मेगावाट मैंने आपको बताया ना, तो 14 मेगावाट ये एट प्रेजेंट अपना लोड चल रहा है। हम इस लोड को इंक्रीज और डिक्रीज भी यहाँ से करते हैं। जिस तरह अभी 14,158 की फिगर आपको दिख रही होगी, बढ़ाया 14,200 हो गया। अगर आपको उतना ही बढ़ाना है 182 हाँ, वो इतना आपको ज़्यादा कर सकते हैं एज़ पर आप अपनी प्लांट की डिमांड के हिसाब से। अगर प्लांट आपका कम कैपेसिटी पे चल रहा है तो कम टरबाइन का लोड कम चलता है। अगर टरबाइन आपकी फुल कैपेसिटी पे देते हैं 14 to 15 मेगावाट हम चलाते हैं टरबाइन तो को। इस पे मैक्सिमम लोड 16 वाट 16 मेगावाट। सर अब हम किस सेगमेंट में मौजूद हैं? अब हम बॉयलर सेक्शन में हैं। बॉयलर सेक्शन का जैसा मैंने आपको बताया था, जो मिल हाउस से निकला हुआ फाइबर वेस्ट है जी। वो सारा का सारा बॉयलर में आके, जैसे आपको दिख रहा होगा, अलग अलग फर्नेस में ये बर्न हो रहा है। इसका वर्किंग प्रेशर 72 डिग्री 72 kg है और इसका वर्किंग टेम्परेचर है 520 डिग्री सेल्सियस। जो हमारी बगास एलिवेटर चैन से बगास आई है, एक MBC चैन लगी हुई है जिसको बोलते हैं मेन बगास कैरियर चैन। ये चैन के थ्रू हम इस बॉयलर में फीडिंग करते हैं और ये बगास बर्न होकर स्टीम जनरेटेड करते हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर टरबाइन। ओके, जितनी इसमें कितने बॉयलर हैं? बॉयलर एक ही हैं, ये अलग अलग फर्नेसेस है उसके। जितनी बगास बॉयलर को चाहिए होती है दैट इज कंज्यूम्ड बाय दिस बॉयलर एंड रेस्ट ऑफ द बगास इज कन्वेड टू दिस बगास यार्ड बाय रिवर्स बगास कैरियर चेन। ओके, लेट मी शो यू ऑल। जो बगास बॉयलर ने कंज्यूम करनी है वो MBC चैन से बगास बॉयलर कंज्यूम कर लेता है एंड रेस्ट ऑफ द बगास इज कन्वेड टू दिस बगास यार्ड बाय दिस रिवर्स बगास कैरियर चेन। ओके, तो अब इसका बगास का क्या यूज़ होगा? ये बगास शुगर मिल सोल्ड कर देता है। अच्छा, बेच दी हाँ, जाती है। सोल्ड कर देता है। तो ये अब हमारे मतलब शुगर की किसी काम की नहीं है। इन केस जैसे अगर मिल में छोटा मोटा कोई भी फॉल्ट आता है, कोई भी हिंड्रेंसेस आई हैं ना, कोई भी रुकावट, कोई सा मिल में कोई दिक्कत आई है कि मिल हाउस हमने थोड़ी देर के लिए बंद किया है, तो जो बट बॉयलर को तो फ्यूल लगातार चाहिए ना, बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए, स्टीम जनरेट करने के लिए, तो इस रिवर्स बगास कैरियर से बॉयलर की फीडिंग कर ली जाती है। तो ये वापस मशीन में डाल हाँ, ट्रैक्टर लगे होते हैं ना, ट्रैक्टर से बैक फीडिंग लेके और रिवर्स बगास कैरियर से MBC से बॉयलर के अंदर फीडिंग कर ली जाती है। MBC इज द ओनली चेन बाय विच वी आर फीडिंग आवर बॉयलर। अच्छा, ओके, हाँ हाँ। मिल हाउस से हम कर रहे हैं बगास एलिवेटर से। अगर हमें रिवर्स लेनी है तो ये रिवर्स बगास कैरियर चेन से। तो ये किस हिसाब से बेची जाती है? कितने किलो या इसका रेट होता है, इट डिपेंड्स ऑन टू सीजन एंड सीजन। अच्छा। बिकॉज जब सीजन चलने वाला होता है तब इसके रेट थोड़े से बढ़े हुए होते हैं। अच्छा पर क्विंटल के रेट्स होते हैं इसके बेसिकली। अच्छा, तो वैसे ये जो खरीदते हैं लोग, उनके किस काम की आती है? वो भी आगे फर्दर शुगर मिलों के ही बेचते हैं, एज ए फ्यूल यूज करते हैं। ये बगास fuel का भी तो- बगास का सोल पर्पज इज टू एक्ट एज ए फ्यूल इन एनी ऑफ द बॉयलर। अब बॉइलिंग हाउस में जैसे ही जूस आया, सबसे पहले हमने उसको 20 से 25 डिग्री जूस को 72 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया और उसके बाद हमने जूस डेफिकेटर एक स्टेशन है वहाँ पे ले जाके मिल्क ऑफ लाइम की डोजिंग करते हैं। मिल्क ऑफ लाइम हमारा सॉलिड फॉर्म में लाइम होता है, इसको हम लाइम स्लैकर में, कुरान क्लासीफायर से, स्टीरर से होके मिल्क में कन्वर्ट करते हैं और मिल्क के बाद उसकी डोजिंग जूस डेफिकेटर के अंदर हम उसके जूस की डोजिंग हम लाइम की डोजिंग हम बेसिकली इसका pH मेंटेन करने के लिए लगाते हैं। 7 pH इज मेंटेन्ड। उसके बाद दोबारा से जूस हीटर में ले जाके 102 डिग्री सेल्सियस 102 डिग्री सेल्सियस पे जूस को हीट करके पकाते हैं। दोबारा क्लैरिफायर में लेके जाते हैं। बेसिकली शुगर मिल में 4 हाउस होते हैं। सबसे पहला हाउस होता है मिल हाउस। मिल हाउस का काम है जूस का एक्सट्रैक्शन करना। जो भी किसान लोग ट्रॉलीज़ में गन्ना लेके आते हैं, मिल हाउस का काम है उस केन जूस को एक्सट्रैक्ट करना। नेक्स्ट है हमारा बॉयलर। बॉयलर का काम होता है जो मिल हाउस से फाइबर निकली है उसको बर्न करके स्टीम जनरेट करना और उस स्टीम की यूज़ से हम टरबाइन पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब जो जितनी चौथा हाउस आता है आपका बॉइलिंग हाउस। अब जितना भी जूस मिल हाउस ने बनाया है उस जूस को लगातार हम उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करके उसको हम तब तक बॉईल करते हैं जब तक उसके अंदर से क्रिस्टल नहीं डेवलप हो जाते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉयल किया जाता है? जो मिल हाउस से जूस निकलता है उसका अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर रहता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। बाद में हम उसको जूस हीटर में 102 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेज हीटिंग करते हैं 72 डिग्री में और नेक्स्ट हम 102 डिग्री पे करते हैं।
102 डिग्री के बाद हम इसको क्लैरिफायर में उसके अंदर जितना भी मड है वो मड सेपरेट करते हैं। फिर इवापोरेटर पे हम उसका वाटर सारा का सारा निकाल देते हैं और फिर पैन से हम उसके अंदर से क्रिस्टल डेवलप करके सेंट्रीफ्यूगल हाउस से हम उसके अंदर से मोलासिस और चीनी को सेपरेट कर देते हैं और फिर नेक्स्ट शुगर बैग के थ्रू गोदाम में आगे पैक होने के लिए चली जाती है। सर, जो गन्ना होता है उससे जो जूस निकलता है उसका काफ़ी डार्क रंग होता है, देखा जाए हमने भी खुद देखा है तो काफ़ी डार्क ब्राउनिश शेड होती है, तो उसको क्रिस्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कैसे कलर चेंज किया जाता है? नहीं, कलर का जैसे बताया चूने की डोजिंग करते हैं हम इसके अंदर और दूसरे काफ़ी सारे केमिकल होते हैं जैसे विस्कोसिटी रिड्यूसर है, एंटी स्केलेंट है, फर्दर लगातार बॉइलिंग होती रहती है। टिल नाउ पैन स्टेशन जो मैस्क्यूट का कलर होता है वो डार्क ब्राउन होता है। जब वो बैच टाइप सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स में आता है तो उसके अंदर रा हाउस की जितनी भी हम इसके अंदर हॉट वाटर से 120 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म पानी से बॉइलिंग करते हैं तो उसका जो डार्क कलर होता है मोलासिस वो सेपरेट हो जाता है और वाइट क्रिस्टल शुगर इज लेफ्ट ओवर देयर ओनली। हीटर से 120 डिग्री सेल्सियस का जूस करके ये इवापोरेटर एक सेक्शन है। इवापोरेटर बेसिकली क्या काम करता है, जूस की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। जूस की कंसंट्रेशन मतलब उसका एक मापने का तरीका होता है, उसको बोलते हैं ब्रिक्स से। 12 डिग्री ब्रिक्स का जूस आता है और जैसे जब इवापोरेटर से क्रॉस कर चुका होता है तो 62 से 65 डिग्री ब्रिक्स मतलब उसका गाढ़ापन बेसिकली विस्कोसिटी बोल सकते हैं आप और थोड़ा तरीके से कि उसका गाढ़ेपन का जो लेवल है वो 65 डिग्री का हो चुका होता है जब ये इवापोरेटर से जा चुका होता है। तो ये आप देख रहे होगे इसकी जूस की बॉइलिंग देखते हैं ऐसे कि भी कितने ग्लास बॉयल हो चुका है। तो इसमें कितने क्विंटल या टन होगा? सिमिलर जो 160 का फ्लो 165 का फ्लो आपको दिख रहा था ना वही पर। इसके बाद सिरप में चूना डाला जाता है ताकि चीनी के रंग को सफ़ेद किया जाए। पूरा प्रोसेस हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। बाद में चीनी के मोटे मोटे गट्ठे निकालकर एलिवेटर्स में सामने आते हैं और वो क्रिस्टल फॉर्म कर लेती है। तो जो आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये वो फाइनल प्रोडक्ट है, चीनी है। गन्ने से लेकर चीनी तक का सफ़र आपको पूरा हमने कैमरे पर दिखा दिया। तो ये वो फाइनल चीनी है जो अब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में, जी हाँ, क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो अब बन चुकी है। रोहतक की भाली आनंदपुर शुगर मिल में 2 गोदाम हैं जिसमें एक गोदाम की कैपेसिटी 3 लाख शुगर के कट्टे रखने की है। एक कट्टे में 50 किलो चीनी डाली जाती है। वहीं दूसरे गोदाम के 1.5 लाख कट्टे रखने की है। कभी सीजन में ऐसा भी होता है। चीफ इंजीनियर ने हमें बताया कि जब सीजन का टाइम होता है तब शुगर मिल में एक्स्ट्रा गोदाम भी लिए जाते हैं ताकि कट्टे रखे जा सके। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रोहतक शुगर मिल की पूरी स्टोरी? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।